दिस मारिया जलाल और आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने अपने चैप्टर को एंड किया था। और हमने लास्ट में जो एक टॉपिक डिस्कस किया है वो है कि किस तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट है और इन्फ्लेशन है वो किस तरीके से इकोनॉमिक इश्यूज़ क्रिएट करता है। और इकोनॉमिक इश्यूज़ ये ऐसे होते हैं जो ये इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स और बिजनेस तक जो है वो जिसका इम्पैक्ट होता है और मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया और इसके साथ साथ मैंने आपको इम्पैक्ट पढ़ाया कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होता है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और आज हम अनएम्प्लॉयमेंट के इम्पैक्ट से जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो वी विल गोइंग टू डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फर्स्ट। सो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इंडिविजुअल और हाउस होल्ड पे इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं वो यहाँ पे लिस्ट आउट है और इसी तरह बिजनेस पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है ये भी लिस्ट आउट है। इंडिविजुअल और हाउस होल्ड पे द नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल डिक्रीजेस. It also means that the individuals are forced to reduce their spending levels during these time. Greater job insecurity, lower income for households, hence standard of living would fall, and the businesses would be impacted by the unemployment. And the effects would be high unemployment makes it easy for a business to find employees as there is a ready pool of labor to draw on. Number two is it may reduce the amount of wages that needs to be offered to attract new members of staff. And number three is existing staff may be more willing to take lower prices as it will नीचे करते हैं इसको, as it will be difficult for them to find alternative work. However, demand may dry up due to लो इनकम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट को जब हम डिस्कस करते हैं और उसके इम्पैक्ट को डिस्कस करते हैं तो उनको लेके। तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, इकोनॉमिक इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि हमारी जो कंट्री की इकॉनमी है उसमें इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। यानी ये एक इंडिकेटर होता है जिससे आप अपनी कंट्री की इकॉनमी को जज करते हैं कि वो अच्छी चल रही है इकॉनमी, इकोनॉमिक ग्रोथ है या नहीं है, या फिर इकॉनमी बुरी है या उसकी ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो रही है, यानी उसकी ग्रोथ नहीं हो रही बल्कि इकॉनमी डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर, इससे ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि मुल्क कितना तरक्की कर रहा है। तो इंडिविजुअल और हाउस होल्ड पे अनएम्प्लॉयमेंट का क्या असर होता है? सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो एक ह्यूज इम्पैक्ट है वो ये है कि नंबर ऑफ़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम हो जाती हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ऑलरेडी जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इसी तरह इंडिविजुअल जो हैं, जो कि लोग जो यंग टैलेंट होते हैं हमारे, वो या फिर जो रोज़मर्रा जो हमारे घर के जो अखराजात होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो बेसिकली कम होना शुरू हो जाएंगे। स्पेंडिंग लेवल जो है हमारा गिर जाएगा, अफोर्डेबिलिटी जो है वो लोगों की डिक्लाइन की तरफ आ जाएगी। तो इसकी वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा होगा कि लोगों की स्पेंडिंग लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह इनसिक्योरिटी जॉब में क्रिएट हो जाएगी, यानी बहुत बड़े लेवल पे जो है वो एक जॉब इनसिक्योरिटी जो है वो क्रिएट होगी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, लोगों को अपनी जॉब में इनसिक्योरिटी होगी। इसी तरह लोअर इनकम वाले जो घराने हैं जहाँ पे ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाते लोग, यानी जिन जिन घरों में कम कमाने वाले लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ज़्यादा गिर जाएगा इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। इसी तरह बिजनेस के इम्पैक्ट की जहाँ तक बात आती है तो बिजनेस पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बिजनेसेस के लिए बहुत इजी हो जाएगा एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करना, क्योंकि बहुत बड़ा एक जो है वो आपको एक मजमा मिलेगा एम्प्लॉयज़ का। अगर आप कोई भी वैकेंसी जो है वो अपनी ड्रॉ करते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी वर्कफोर्स मिलेगी, लेबर मिलेंगे जो अनएम्प्लॉयड हैं और जो चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। तो बिजनेसेस के पे ये इम्पैक्ट होगा। दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि जो अमाउंट ऑफ वेजेस हैं
वो रिड्यूस करनी पड़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जो मतलब जिसकी वजह से जो है वो नए मेंबर ऑफ स्टाफ या नए एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट किया जाएगा, क्योंकि जो मौजूदा स्टाफ है उनकी वेजेस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि नई कॉस्ट इंकर्ड होगी जब भी आप नए एम्प्लॉयज़ को जो है वो रखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ज़्यादा। जब आप वर्कफोर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी को बढ़ाएंगे तो जो मौजूदा स्टाफ है उनकी आप वेजेस को जो है वो रिड्यूस करेंगे, ताकि आप नए लोगों को जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्ट कर सकें। तो ये दूसरा इम्पैक्ट है। तीसरा इम्पैक्ट ये होगा कि जो हाँ मौजूदा स्टाफ है ऑफिस में, वो लो पे पे ज़्यादा काम करने पे जो है वो राज़ी होगा, क्योंकि उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा अगर वो ये जॉब छोड़ें और कहीं और जो है वो जॉब ढूंढें, क्योंकि डिमांड जो है वर्कफोर्स की वो ज़्यादा हो जाए, मतलब एक तरह से सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो इस वजह से जो है वो एक गैप क्रिएट हो जाएगा बाहर एक जॉब मार्केट में। तो जब भी जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो अपनी मौजूदा जॉब को जो है वो छोड़ें, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कमी नहीं है एम्प्लॉयज़ की, बल्कि एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो कमी है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ इस तरह से होता है आपके हाउस होल्ड पे और बिजनेसेस पे। इसी तरह थर्ड जो हमारा एक टॉपिक है वो है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन की डेफिनेशन ये होती है कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन मीन्स अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट स्लोअर देन पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज ऑल्सो सिग्निफाइड बाय राइजिंग इन्फ्लेशन वाइल आउटपुट प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमी, दैट इज जीडीपी, इज डिक्लाइनिंग। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि स्टैग्नेशन इकोनॉमिक इंडिकेटर हम इसको लेते हैं, और इंडिविजुअल और हाउस होल्ड पे क्या इम्पैक्ट होता है। नंबर वन इज declining output of goods and services results in a reduced demand for labor by businesses. Number two is reduced job opportunities and income in a period when the price of goods and services is on the rise. And number three is growth of household disposable income becomes stagnant. Number four is reduction in saving rates in order to maintain consumption level. और businesses पे क्या impact है? Declining demand for goods and services overall. Businesses having to go into cost cutting exercises such as reducing the number of employees. Stagnation जो है वो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब ये होता है कि आपके मुल्क की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी लंबे अरसे तक या तो स्लो हो जाए, या फिर उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बिल्कुल गिर जाए, डिक्लाइन की तरफ चले जाए। और ये तब भी होता है जब इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाए और जो मुल्क का जो आउटपुट है, यानी जो उसकी जीडीपी है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया है कि जीडीपी किसे कहते हैं, कि लोकल बिजनेसेस जो भी आउटपुट आपके जनरेट करते हैं आपकी कंट्री में, वो मिल के जो है वो जीडीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो जीडीपी का गिर जाना और इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, ये स्टैग्नेशन क्रिएट करता है किसी भी इकोनॉमी में, क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो या तो बहुत कम होती है या तो ना होने के बराबर होती है, और फ्यूचर में भी उसके बढ़ने के चांसेस नहीं नज़र आते। इसी तरह इम्पैक्ट ऑफ स्टैग्नेशन का मतलब ये है कि इंडिविजुअल और हाउस होल्ड पे जिस तरह हमने अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ा, इसी तरह हम इसका भी इम्पैक्ट पड़ेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेसेस पे और इंडिविजुअल और हाउस होल्ड पे। तो इंडिविजुअल और हाउस होल्ड पे पहला इम्पैक्ट ये होगा कि जो आउटपुट और जो आउटपुट है यानी गुड्स और सर्विसेज जो है वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और लिखा हुआ है ना, द डिक्लाइनिंग आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्ट्स इन अ रिड्यूस डिमांड फॉर लेबर बाय बिजनेसेस। अब एक बिजनेस जो आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा ठीक तरीके से, जिसका आउटपुट लेवल जो है वो गिर गया है क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, तो जब एक बिजनेस जो कि अपने आउटपुट को जनरेट नहीं कर पा रहा नॉर्मली और जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक, तो जाहिर है कि उसकी जो एक डिमांड ऑफ लेबर है, डिमांड ऑफ लेबर क्रिएट होती है जब एक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, और जब एक बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो इसका मतलब है कि डिमांड ऑफ लेबर जो है वो डिक्रीज हो गई है, तो रिड्यूस हो जाएगी डिमांड ऑफ लेबर इन द टाइम ऑफ स्टैग्नेशन। इसी तरह दूसरा इम्पैक्ट ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि इस पीरियड में स्टैग्नेशन का पीरियड ऐसा है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है तेज़ी से, और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, और गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं वो हाई हो जाएंगी, क्योंकि आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा होगा और जो मौजूदा आउटपुट होगा उसको ज़्यादा प्राइसेस में जो है वो बेचा जा रहा होगा। इसी तरह जो थर्ड इम्पैक्ट है वो ये है कि जो हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम होती है वो भी स्टैग्नेंट हो जाएगी। स्टैग्नेंट का मतलब बेसिकली होता है, इसको मैं दोबारा से लिखती हूँ। ओके, स्टैग्नेंट का मतलब होता है बेसिकली, अगर आप इसको गूगल करें या वैसे भी अगर आप देखें, रुक जाना।
रुक जाना या थम जाना, सही, या थम जाना। तो यानी टू स्टॉप और टू रिड्यूस, ये रिड्यूस भी कह सकते हैं। कभी कभी जो है वो एक जगह पे ये रिड्यूस के उसमें भी आता है, मतलब कंटेक्स्ट में भी। तो स्टैग्नेंट का मतलब होता है कि या तो जो कोई चीज़ है वो रुक जाए या थम जाए, या फिर वो इतनी ज़्यादा रिड्यूस हो जाए कि वो रुकने के बराबर जो है वो उसको शुमार किया जाए। तो एक तरह से जो हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम है, यानी एक घर की जो एवरेज इनकम है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, यानी वो बिल्कुल एक लेवल पे आके कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जब इकोनॉमी तरक्की नहीं करती और जब प्राइसेस हाई होती हैं तो जो एवरेज इनकम होती है घरों की वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, वो भी रुक जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और इसी तरह इसका जो चौथा इम्पैक्ट है वो ये कि रिडक्शन इन सेविंग रेट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन कंजप्शन लेवल्स। कंजप्शन लेवल्स यानी कि लोगों की जो जो मुल्क के रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की सलाहियत होती है उसको मेंटेन रखने के लिए, कि कहीं शॉर्टेज नहीं हो जाए किसी भी रिसोर्स का, तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपके जो सेविंग रेट्स होते हैं, यानी मुल्क का जो एक सेविंग सिस्टम होता है जिसमें लोगों के लिए फ्यूचर जो है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ अमाउंट को सेव किया जाता है, उसमें से जो है वो फिर मुल्क इस्तेमाल करता है अपने कंजप्शन लेवल को मेंटेन रखने के लिए, कि मुल्क में रिसोर्सेज की शॉर्टेज ना आ जाए। तो दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और बिजनेसेस के हवाले से जो इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि डिक्लाइनिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ओवरऑल, यानी अब जब स्टेगनेशन है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ना होने के बराबर हो रही है, तो जो बिजनेसेस की जो डिमांड्स हैं गुड्स और सर्विसेज को लेके वो डिक्लाइन होंगी ओवरऑल। और बिजनेसेस को जो है वो कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज के ऊपर जाना पड़ेगा। कॉस्ट कटिंग एक्सरसाइज मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी कॉस्ट को, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, लेबर वर्कफोर्स से रिलेटेड हो, आप अपनी कॉस्ट को कॉस्ट रिडक्शन स्टार्ट करते हैं। और इसमें आप क्या करते हैं कि आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करते हैं हर डिपार्टमेंट में से, तो चाहे वो प्रोडक्शन का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो जिसमें ज़्यादा जो है वो काम नहीं हो रहा हो, और ज़ाहिर है जो बिज़नेस है अनस्टेबिलिटी का शिकार हो रहा है, तो फिर इसी तरह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कट करने के लिए लोगों को रिडंडेंट किया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा जो है उनकी जॉब से। तो स्टैग्नेशन का अल्टीमेट मतलब यही होता है कि इस पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इस पीरियड में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। तो ये वो पीरियड होता है स्टैग्नेशन का जिसमें और इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट both will increase both will increase for a long term, for a long टर्म। तो ये वो पीरियड होता है जिसमें स्टैग्नेशन का पीरियड ये होता है जिसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन ज़्यादा लंबे अरसे के लिए। यानी ऐसा नहीं होता कि ये एक जो है वो सीज़न आया और चला गया, लेकिन स्टैग्नेशन का मतलब ये है कि आपकी जो कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो गई है, वो जो है वो बिल्कुल एक कांस्टेंट हो गई है ना, वो मतलब डिक्लाइनिंग की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब यही है कि वो उसमें ना सिर्फ आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी बल्कि इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगी, और ये बहुत लंबे टर्म के लिए होगी। इसी तरह नंबर 4 जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल पेमेंट्स डिसइक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन ये है कि एन इंटरनेशनल पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। भी कंट्री की, लेट मी जस्ट, किसी भी कंट्री की वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इक्वल नहीं हो उसकी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से। तो इसका मतलब क्या है कि दिस रिप्रेजेंट
इंटरनेशनल, लेट मी चेंज माय पेन, इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल पेमेंट्स डिसइक्विलिब्रियम जो है वो कायम हो गई। और ये एक जैसे कि मैंने बताया था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जब हमने पढ़ा था कि जब इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट के बराबर ना हो या इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो एक्सपोर्ट से, तो इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, क्योंकि आप जो है वो फॉरेन करेंसी को अपने कंट्री में लेके आ रहे हैं, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपकी कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी किसी भी कंट्री की जब इंटरनेशनल पेमेंट्स डिसइक्विलिब्रियम जो है जब किसी भी कंट्री में होगा, यानी उनकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसमें अनस्टेबिलिटी होगी, तो वो कंट्री जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगी बल्कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में डिक्लाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको समझाया गया है कि when value of exports is greater than the value of imports, surplus क्रिएट होगा, राइट। सरप्लस का मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका सरप्लस में होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी इन सरप्लस। और जब वैल्यू ऑफ इंपोर्ट जो है वो ग्रेटर होंगे वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से, तो डेफिसिट क्रिएट होगा किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी इन डेफिसिट, राइट। तो ये इन बातों का ख्याल रखना है कि ये किसके बारे में बात हो रही है और ये इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। देखिए, याद नहीं करना है एसीसीए में किसी भी चीज़ को आपको, क्योंकि अगर एसीसीए में अगर आप किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। इट्स नॉट इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन स्टडीज़। एसीसीए में आपको सब कुछ कॉमन सेंस लॉजिकल अपना ब्रेन इस्तेमाल करना है, आपको हर चीज़ को रीड आउट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से किड्स के क्वेश्चन को करके प्रैक्टिस। तो इसमें याद करने की कोई चीज़ नहीं है, इसको बस दिमाग में जहन में आपको जो है वो रखना है कि किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा। अब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जब बढ़ेगी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट से, तो मुल्क में किस चीज़ का सरप्लस क्रिएट होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस क्रिएट होगा। और जब वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ग्रेटर देन होंगी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में जाएगी। जब भी आपका बजट आ रहा होता है तो उसमें इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और फिर बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं कि आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो आया जो है वो उसमें इक्विलिब्रियम है या नहीं है, या वो स्टेबल है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है जब बड़े डिसीजन आपकी कंट्री में लिए जाते हैं। एक कंट्री जो डेफिसिट में होगी ऑलरेडी बैलेंस ऑफ पेमेंट के, तो वो जब भी अपनी जो बजट में लेके आएंगी तो वो ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेंगे अपनी इम्पोर्ट्स पे। तो ज़्यादा टैक्स जब बढ़ेगा तो इम्पोर्ट्स आपकी डिस्करेज होंगी, जिसकी वजह से लोकल बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो है वो इनकरेज किया जाएगा कि आप उनसे परचेज करें, आप अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स को जो है वो इनकरेज करें और इसी तरह कंट्री को प्रॉस्पर करें, आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएं। तो इन सब चीज़ों का एक दूसरे से इम्पैक्ट है जो कि मैं पढ़ा रही हूँ अभी और जो अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है, जहन में रखना है, राइट। अब इम्पैक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर दो चीज़ों का आ जाएगा। पहले एक एक चीज़ थी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट थी, इन्फ्लेशन थी और इन्फ्लेशन था, और इसी की तरह स्टैग्नेशन हमने टॉपिक पढ़ा था। अब जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो हमारा है इंटरनेशनल पेमेंट्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, और वो किन दो चीज़ों की वजह से होता है, या तो सरप्लस में होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो फिर डेफिसिट में होगा। जब सरप्लस में होगा तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिविजुअल और हाउस होल्ड पे और बिजनेसेस पे, और जब डेफिसिट में होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिविजुअल हाउस होल्ड और बिजनेसेस पे। तो एक एक करके इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो जब सरप्लस में होगा तो दैट विल बी the effect will be the higher demand for goods and services, greater opportunities for individual job, higher income because of higher job opportunities, greater expenditure on goods and services by household as well as the individuals. Business पे impact ये होगा कि greater demand for their goods and services typically translates into greater profitability. Businesses expanding or increasing the goods or services they offer.
ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। तो सरप्लस का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव एस्पेक्ट है ये सरप्लस। यानी इसमें अगर अगर सरप्लस आपको नजर आए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, तो इसका मतलब है कि ये आपकी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट है। यानी आपकी जो मुल्क की इकोनॉमी है वो अच्छी चल रही है, वो आगे भी फ्यूचर में अच्छी रहेगी। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि गुड्स और सर्विसेज की डिमांड हाई हो जाएगी, जो लोकल आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बिकने लगेंगे एज कम्पेयर टू आपके जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी इंडिविजुअल जॉब्स की, और इनकम जो है वो जनरेट ज़्यादा होगी। जो हाउस होल्ड इनकम है वो एवरेज इनकम ज़्यादा हो जाएगी घरों की, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी ज़्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी अल्टीमेटली घरों की जो एवरेज इनकम है वो ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि जब भी कोई इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही होती है तो उसमें गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है, साथ साथ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, और उसी की वजह से जो एवरेज हाउस होल्ड इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह जो चौथा इम्पैक्ट है वो ये है कि जब हम ज़्यादा जो है स्पेंड करेंगे गुड्स और सर्विसेज पे, और मतलब हमारी जो एक हाउस होल्ड एवरेज इनकम जब ज़्यादा होगी तो हम गुड्स और सर्विसेज पे भी ज़्यादा स्पेंड करेंगे, और एज वेल एज दी इंडिविजुअल्स, यानी जो बिजनेसेस हैं वो इंडिविजुअल पे स्पेंड करेंगे। यानी जो एक एक्सपेंडिचर है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड एज वेल एज इंडिविजुअल, वो आपकी जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि ना सिर्फ आपकी आपके जो घरों में जो है वो एक जो जो एक स्पेंडिंग, जो एक अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज होगी, ना सिर्फ बल्कि इंडिविजुअल की भी, पर इंडिविजुअल की स्पेंडिंग और अफोर्डेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी इस सरप्लस की वजह से। साथ साथ बिजनेस पे इम्पैक्ट ये आता है कि डिमांड जो है उनके गुड्स और सर्विसेज की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज होता है। बिजनेस जो है वो अपने आप अपनी जो ऑपरेशन है उसको एक्सपेंड करता है, अपनी जो ब्रांचेस हैं या अपने जो बिजनेस एक तरह से कह सकते हैं आप ऑफिस हैं वो इंक्रीज करता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज ऑफर कर सकें। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, क्योंकि जितने ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेंगे आपकी इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट भी उसी हिसाब से आपकी जो है वो ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह डेफिसिट की बात करते हैं कि डेफिसिट में क्या होता है, जब भी किसी मुल्क की बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होती है तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम होती हैं, और साथ साथ जो है जो लोगों की जो एक्सपेंडिचर की, मतलब एक तरह से जो स्पेंड करने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो अफोर्डेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी गुड्स और सर्विसेज पे। इसी तरह जो एवरेज हाउस होल्ड इनकम है वो भी कम हो जाएगी, ना सिर्फ हाउस होल्ड की बल्कि पर इंडिविजुअल की भी। इसी तरह बिजनेसेस पे इम्पैक्ट ये होगा कि उनकी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड जो है वो लो हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो गिर जाएंगे, और बिजनेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, सरप्लस में हमारा बिजनेस जो है वो एक्सपेंड हो रहा था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस जो है वो जनरेट हो रहे थे इकोनॉमी के अंदर, और जब डेफिसिट की बात आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो बिजनेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यानी बिजनेसेस की जो अमाउंट, जो एक बिजनेस जिस तरह से हमारी इकोनॉमी में बढ़ने की जो एक रेशो होता है वो हमारा कम हो जाएगा, बल्कि बिजनेस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। यानी जिन बड़े बिजनेसेस के भी लोकल ऑफिसेस ज़्यादा होंगे तो वो अपने ऑफिसेस को शट डाउन कर होंगे जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाता है। यानी इकोनॉमी जो है हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से जो बिजनेसेस हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन गिर रहे होते हैं, और वो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी कि वो फिर अपने आप को डिक्रीज करने लगते हैं, अपने ऑफिस को और अपने बिजनेस ऑपरेशंस को डिक्रीज करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हम पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ को अडेप्ट किया जाए जिससे हम अपने इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हमने सोचे होते हैं अपनी मुल्क की तरक्की के लिए या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो वो कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो हमें इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में जो है वो हेल्पफुल साबित होंगी। तो यहाँ पे हम इसको कुछ हाईलाइट कर देते हैं। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली क्या होते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन, मैनेजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, लो ग्रोथ। अब इसको मैं सेग्रीगेट करके आपको समझाती हूँ, फिर उसके बाद ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मल्टीपल होते हैं किसी भी कंट्री के। सबसे पहले तो ये होगा कि किसी भी कंट्री में, लेट मी जस्ट रीड दिस। Economic growth is signified by periods of high demand as people earn and spend more. These factors push prices of goods and services up and lead to inflation. Policy adopted by the government to boost growth
government could reduce taxes so that individuals can take home a higher income. This leads to a higher spending as well. This growth leads to inflation as demand for goods and services drives prices upwards. To tackle increasing inflation, government can take steps like increasing interest rates. This will encourage individuals to save more so that they can deposit money in savings account and uh, and earn a high return. High interest rates will reduce business expansion as well, since it will become more expensive for businesses to take loans and expand. This will in turn reduce demands for goods and services. अब एक इशू होता है कि जब भी हम जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है, जब वो स्टेबल हो रही होती है, तो जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ती है, जिसमें हाई डिमांड क्रिएट होती है लोगों की तरफ से, लोग ज़्यादा अर्न करते हैं और ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो ये ज़्यादा अर्निंग और ज़्यादा स्पेंडिंग जो है मुल्क में इन्फ्लेशन क्रिएट करती है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग जो है वो स्पेंड करेंगे और चीज़ों को खरीदेंगे, वो उतनी ही ज़्यादा उन चीज़ों की प्राइसेस को जो है वो पुश करेगी और उसको ज़्यादा इंक्रीज इन फ्यूचर जो है वो करेगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। तो जो हुकूमत की तरफ से या जो कंट्री की तरफ से या जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बनाई जाती है, वो ये बनाई जाती है कि आपको अगर आप जो है वो ग्रोथ बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस रिड्यूस करती है, तो इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा अपनी इनकम जो है वो जनरेट कर पाते हैं, या ज़्यादा उनके पास जो है वो इनकम लेफ्ट रह जाती है, क्योंकि रिड्यूस टैक्सेस करने का मतलब ये होता है कि आपकी इनकम पे जो पहले टैक्सेस लगते थे वो अब रिड्यूस हो गए गवर्नमेंट की तरफ से, और अब जो है वो इनकम का ज़्यादा पोर्शन जो है वो आपकी तरफ जो है वो होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों की जो स्पेंडिंग कैपेबिलिटी है वो हाई हो जाती है, और ये जो स्पेंडिंग कैपेबिलिटी हाई होती है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। ये जो ग्रोथ है ये इन्फ्लेशन इन टर्न जो है वो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और आगे आने वाले दिनों में वही उस डिमांड की वजह से ही प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इस पूरी सिचुएशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है कि अब जबकि इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गई है, तो गवर्नमेंट ये स्टेप्स लेती है कि अब जबकि वो रिड्यूस कर रहे थे टैक्सेस, तो उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही थी, तो अब वो इंक्रीज कर देंगे इंटरेस्ट रेट्स, जिसकी वजह से वो इंकरेज करेंगे लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सके अपने पैसों को, और अपनी जो सेविंग्स हैं उसको वो सेविंग्स अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट करें, जिस पे वो इंटरेस्ट जो है वो हाई रिटर्न इंटरेस्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं। इस हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से जो लोकल बिजनेस जो होते हैं वो एक्सपेंड नहीं हो पाते इकोनॉमी में, क्योंकि जब बिजनेस एक्सपेंशन होती है तो उसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, और उसके साथ साथ टैक्स पेमेंट्स और इन सब चीज़ों से भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो जब भी बिजनेस एक्सपेंड होता है तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है, और जब किसी बिजनेस के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा ड्यू टू दी हाई इंटरेस्ट रेट अपने आप को एक्सपेंड करना, तो वो फिर लोन लेने से और एक्सपेंड होने से जो है वो बचेंगे। दिस विल इन टर्न रिड्यूस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी किसी भी बिजनेस कोई भी बिजनेस जब एक्सपेंड होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज जनरेट करेगा, जिसकी वजह से दोबारा जो इकोनॉमी में डिमांड है वो बूस्ट करेगी, दोबारा डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से दोबारा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो जब बिजनेसेस को ही डिस्करेज कर दिया जाए एक्सपेंशन के लिए, तो फिर बिजनेस जो है वो एक्सपेंड नहीं होते, और वो फिर अपनी रिक्वायर्ड गुड्स और सर्विसेज जो है वो नहीं बना पाते, और जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होती, उसमें दोबारा से जो स्टेबिलिटी है वो कायम हो जाती है। तो आई होप कि ये पॉइंट समझ आ गया हो। फिर उसके बाद मैनेजिंग अनएम्प्लॉयमेंट और लो ग्रोथ। Periods of low growth lead to low business activity, hence reducing the demand labor causing employment. Government can reduce taxes to induce growth and demand, and at the same time reduce interest rates. This will encourage individuals to spend more and create demand. Businesses will find it easier to take a loan and produce more goods and services, hence demanding more labor for higher production. This will reduce unemployment. अब जब भी किसी इकोनॉमी में लो ग्रोथ पीरियड चल रहा होता है तो उसमें बिजनेस एक्टिविटी जो है वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो लेबर डिमांड है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है। यानी जब एक जिस तरह के मैंने पहले बताया था कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है, तो कोई भी बिजनेस जो है वो अपनी एम्प्लॉयज़ को जो है वो या तो रिडंडेंट कर रहे होते हैं,
कॉस्ट कट करने के लिए, या फिर वो न्यू एम्प्लॉयज़ को जो है वो अपने बिजनेस में जो है मतलब वैकेंसी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्हें पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है और उनको अपनी कॉस्ट को कट करना है। तो वो एक कॉस्ट इफेक्टिव मेजर की तरह इस चीज़ को ट्रीट करते हैं और एम्प्लॉयज़ को, जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंडक्ट करने से बचते हैं। तो इसी तरह जो डिमांड ऑफ लेबर है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कॉज होती है। अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होने की वजह से दोबारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो एक लेबर हम वर्क फोर्स है वो हमारे पास बहुत मौजूद होता है, जिसकी वजह से बिजनेसेस के लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो जो है वो लो इनकम पे एम्प्लॉयज़ को इंडक्ट करे। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे मेजर्स ले सकती है, ताकि ग्रोथ और डिमांड दोनों जो है वो एट द सेम टाइम स्टेबल रहे, जिसके लिए इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो रिड्यूस किया जाता है। अब इंटरेस्ट रेट को जब रिड्यूस किया जाएगा तो इससे दो चीज़ें होंगी कि इंडिविजुअल्स जो है वो पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे, स्पेंड ज़्यादा करेंगे, सेव नहीं करेंगे, जिसकी वजह से डिमांड बूस्ट होगी इकोनॉमी में, और बिजनेसेस के लिए लोन लेना ईजी हो जाएगा, जिसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज की डिमांड जो है वो बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को इंडक्ट किया जाएगा हायर डिमांड की वजह से, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर जो है वो इंडक्ट होंगे और वैकेंसी जो है वो प्रोड्यूस होगी इन द इकोनॉमी एंड दिस विल रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट को इस तरह से पॉलिसीज़ को इंटरचेंज करना है कि कोई भी जो एक्सपेक्ट है वो नहीं रह जाए, क्योंकि जब ज़्यादा ग्रोथ होती है तो तो इन्फ्लेशन की जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं, और गवर्नमेंट उसको काउंटर जो है वो स्ट्राइक करने के लिए आपके जो एक पॉलिसी डिज़ाइन करती है उसमें ये होता है कि हाई इंटरेस्ट रेट जो है इम्पोज किए जाते हैं बिजनेसेस के ऊपर, ताकि वो एक्सपेंड नहीं हो सके और इस तरह से जो है स्टेबिलिटी रहे इकोनॉमी में। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए जब भी लो ग्रोथ होती है तो बिजनेस क्या करती है कि रिड्यूस कर देती है टैक्सेशन को, और इससे इम्पोज करती है इकोनॉमी पे कि ग्रोथ और डिमांड जो है वो स्टेबल रहे, और इसके साथ साथ जो है बिजनेसेस के लिए आसान हो जाता है लोन लेना और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है, और डिमांड के बढ़ने की वजह से लेबर वर्कफोर्स जो है हमारा वो बढ़ता है, और इससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट हमारी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह जो तीसरी जो पॉलिसी है, या जो थर्ड हमारा एक तरह से कह सकते हैं स्टेप है जो गवर्नमेंट ले सकती है, वो जो है वो ग्रोथ और बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। इन पीरियड्स ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ where aggregate demand for goods and services is increasing, imported goods are also demanded more, leading to a deficit where value of imports is more than the value of exports. While economic growth is best for economy and the government, deficit is unfavorable. The government needs to balance growth while minimizing imports. Governments can reduce the level of imports through import duties. These duties will make imports expensive, hence discouraging from importing. A quota can also be introduced limiting the amount of goods that can be imported from other countries. Both duties and quotas can level the balance of payments. अब ग्रोथ और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को किस तरह से स्टेबल किया जाए? जब हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो गुड्स और सर्विसेज की इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इम्पोर्टेड गुड्स की भी डिमांड जो है वो कभी कभार, जिसकी वजह से इम्पोर्टेड गुड्स की जो डिमांड है वो डेफिसिट में चली जाती है, जिसमें वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स जो है ज़्यादा हो जाता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से। अब जबकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई हाई इकोनॉमिक ग्रोथ में और लोकल आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई, तो इम्पोर्टेड गुड्स की जो डिमांड है वो डेफिसिट में चली जाएगी। ये गलत लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इज मोर देन इज लेस देन। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी इकोनॉमी के लिए बेस्ट होती है, डेफिसिट जो है वो अनफेवरेबल होता है, यानी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो ग्रोथ जो है वो बैलेंस में रखे वाइल मिनिमाइजिंग इम्पोर्ट्स, यानी इम्पोर्ट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज किया जाए। अब इम्पोर्ट्स को किस तरह से मिनिमाइज किया जाए? गवर्नमेंट जो है वो लेवल ऑफ इम्पोर्ट्स को रिड्यूस रखने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो चार्ज करती है, यानी इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज पे। These duties will make imports expensive, hence discouraging people from importing. अब जब import duties impose होंगी किस पे? Imports पे, तो इसका मतलब ये है कि लोग जो है वो डिस्करेज होंगे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को खरीदने में। A quota can also be introduced limiting the amounts of goods that can be imported from other countries. Both duties and quotas can level the balance of payments. Quota का मतलब ये होता है कि आप specific amount of goods और services जो है वो बाहर से import कर सकते हैं। अगर आपने उससे ज़्यादा import किया तो आप पे penalties लगती हैं और
लीगली जो है वो आप ऑब्लिगेशन आपके ऊपर होती है कि आपको इतनी स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज जो है वो इंपोर्ट करनी है अदर कंट्रीज से। तो कोटा भी एक बहुत अच्छा स्टेप है और इम्पोर्ट ड्यूटीज भी एक बहुत अच्छा स्टेप है, ताकि आप लेवल ऑफ बैलेंस और ऑफ पेमेंट्स को जो है वो बैलेंस कर सकें, राइट। इसी तरह गवर्नमेंट पॉलिसी की यहाँ पे एक एक फ्लो चार्ट फ्लो है जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी है, और ये दो पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, जिसमें फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन F1, और ये बार बार पूछा जाता है बिकॉज इट्स द फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर। तो फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दो पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, जिसमें टैक्स और इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की जाती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग और मनी सप्लाई के बारे में डिस्कशन होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट एम टू कंट्रोल प्राइस इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बाय इन्फ्लुएंसिंग टोटल एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट टेक सपोर्ट फॉर दिस पर्पस फ्रॉम दीज टू पॉलिसीज। यानी जब भी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना होता है और प्राइस को कंट्रोल करना होता है, एग्रीगेट डिमांड को ज़्यादा आपको जो है बैलेंस करना होता है अपनी इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है जिसमें फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेप होता है। तो इसको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है और किस तरह से फिजिकल पॉलिसी को यूज़ किया जाता है और गवर्नमेंट की क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो और इसमें दो एक्सपेक्ट और हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस के। तो सबसे पहले तो फिजिकल पॉलिसी इज द मींस बाय विच अ गवर्नमेंट एडजस्ट स्पेंडिंग लेवल्स एंड टैक्स रेट्स टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस अ नेशंस इकोनॉमी। द फोर मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट आर मैनेज्ड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू कलेक्शन। फिजिकल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट एडजस्ट करती है अपनी स्पेंडिंग लेवल को और टैक्स रेट्स को, राइट। ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है कि गवर्नमेंट किस चीज़ को जो है वो मॉनिटर करती है। सबसे पहले तो स्पेंडिंग लेवल्स और टैक्स रेट्स को मॉनिटर करती है, और जो कि किसी भी इकोनॉमी पे अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। चार मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, विच इज ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम ये पढ़ चुके हैं, और इन चार मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को मैनेज किया जाता है थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू कलेक्शन। इन चारों को मैनेज किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू कलेक्शन, राइट। तो फिजिकल पॉलिसी में बेसिकली टैक्स रेट्स और स्पेंडिंग लेवल्स को जो है वो मैनेज किया जाता है, और ये किस तरह से किया जाता है, थ्रू मैनेजिंग government expenditure and revenue collection. Government expenditure is aimed at developing infrastructure, education, health, law and order, and public buildings, among others. Government collects taxes and sometimes collect direct charges from the public for using certain services. These two are the major sources of revenue. Number one is direct taxes, and number two is indirect taxes. Direct taxes, which are paid directly by an individual to the revenue authority. These taxes include income tax, property tax, capital gain tax, and corporation tax. And indirect taxes, which are paid indirectly through an intermediary. Sales tax or VAT are examples of indirect taxes. Government collect tax to serve a range of purposes, which include the following: to raise revenue, to run the government and serve the general public, to discourage the use of certain products. For example, governments charge high taxes on tobacco related products to discourage their use, to ensure equity and redistribute income and wealth, to protect local industries from foreign competitors. फिजिकल पॉलिसी को मैंने इस तरह से बताया कि इनका मेन फोकस ये होता है कि गवर्नमेंट किस तरह से स्पेंड करे और टैक्स रेट्स को किस तरह से मॉनिटर करे, जो कि आपकी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर का ये एम होता है कि गवर्नमेंट अपनी जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे करे, किसी भी कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करे, उसकी एजुकेशन पे, उसके हेल्थ पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, और पब्लिक बिल्डिंग्स पे। हर चीज़ों से पहले इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाए। इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि डायरेक्ट पब्लिक से जो है वो टैक्स कलेक्ट किया जाता है फॉर सर्टेन सर्विसेज। और दो मेजर सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू कलेक्शन के। नंबर वन इज थ्रू दी डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये होता है जो कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टली रेवेन्यू अथॉरिटी यानी टैक्स अथॉरिटी को पे करे, और ये वो टैक्सेस होते हैं जो इनकम टैक्सेस होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी पे इम्पोज होते हैं टैक्सेस, और कैपिटल गेन्स टैक्स होते हैं यानी कैपिटल जो आपकी जो कैपिटल एसेट्स होते हैं उन पे जो है वो टैक्स इम्पोज किया जाता है। इसी तरह कॉर्पोरेशन टैक्स, बिजनेसेस पे जो है वो टैक्स इम्पोज किया जाता है। इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स
टैक्स होते हैं जो इनडायरेक्टली किसी इंटरमीडिएटरी के थ्रू जो है वो आपको पे करना पड़ता है, जिसमें सेल्स टैक्स और वैट एग्जाम्पल्स हैं। तो जब भी सेल्स टैक्स आप पे करते हैं तो वो आप एक लमसम अमाउंट में पे कर देते हैं उसको, और देता कोई और है वो टैक्स। इसी तरह गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है फॉर द सेवरल पर्पसेस, जिसमें सबसे पहला पर्पस ये होता है कि रेवेन्यू जनरेट करना होता है इकोनॉमी में, ताकि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को सर्व कर सके, जनरल पब्लिक को। और डिस्करेज करना होता है सर्टेन प्रोडक्ट्स के यूजेस से, जैसे कि गवर्नमेंट अगर हाई टैक्स चार्ज करती है टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट से, तो उसको उसकी यूज़ को डिस्करेज करना उसका मकसद होता है। इसी तरह ताकि जब भी टैक्स को कलेक्ट किया जाता है उसका प्राइमरी मकसद ये होता है कि अमीर से पैसा लेके गरीबों में उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दिया जाए, और इस तरह से बैलेंस क्रिएट किया जाए टू इंश्योर इक्विटी, यानी कि एक बैलेंस क्रिएट हो और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, यानी पैसा जो है वो सर्कुलेट करे पूरी इकोनॉमी में, सिर्फ एक ही के पास ना रह जाए। इसी तरह टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिटर्स, आपकी लोकल इंडस्ट्रीज जो है वो सेव रहे फॉरेन कॉम्पिटिटर्स की वजह से। यानी ऐसा नहीं हो कि आपके मुल्क की जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो है वो उसकी लेवल लो जाए, और जो बाहर के लोग हैं वो जो है वो ज़्यादा आगे निकल जाए। इसी तरह गवर्नमेंट में यूज फिजिकल पॉलिसी इन द फॉलोइंग वेज: इफ एन इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम स्टेगनेशन, लो ग्रोथ एंड हाई एम्प्लॉयमेंट, द गवर्नमेंट में इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर और रिड्यूस टैक्सेशन, दिस विल लीड टू एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। द डाउन साइड ऑफ सच एन अप्रोच कैन बी अ corresponding increase in inflation, as increase in demand will push prices of goods and services upwards. Increased government expenditure would also lead to a budget deficit. A budget deficit occurs when a government spends more than what it collects in the form of taxes. In such a situation, the deficit is financed through borrowing, and the amount of borrowing needed to finance the deficit is called PSNCR, yani Public Sector Net Cash Requirement. If an economy is facing the challenge of high inflation, the government may decrease its expenditure or increase taxation. The result would be a decrease in aggregate demand, as people would pay higher taxes and have less money to spend, resulting in lower inflationary pressure. The downside of such a policy is possibility of low growth, as demands of goods and services will result in both low business revenue and possibly high unemployment. It is also very difficult for governments to reduce its expenditure, as most of its expenditure are on public welfare projects like hospitals and education. If a government collects more than what it spends for, it is said to have a surplus on its budget or a negative PSNCR, Public Net Cash Requirement. तो पहला ऑप्शन ये होता है कि increased aggregate demand due to increased spending। और ये इसका जो एक इफेक्ट होता है वो कहलाता है पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग जो है वो इन टर्मिनोलॉजीज को याद रखें, और जब भी इकोनॉमी जो है वो स्टेगनेशन या लो ग्रोथ से सफ़र कर रही होती है तो हाई एम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करती है या फिर टैक्सेस को रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने की वजह से जो एक डाउन साइड आता है वो ये आता है कि ये इंक्रीज को ये इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है गुड्स और सर्विसेज की, और जिसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं वो जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। अब गवर्नमेंट की जब भी स्पेंडिंग इंक्रीज होगी वो बजट डेफिसिट की तरफ लेके चली जाएगी। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजट डेफिसिट।
बजट डेफिसिट। तो जब भी ऐसा होगा कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो बजट डेफिसिट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करेगी जितना कि वो कलेक्ट कर सकती है टैक्स कलेक्शन के थ्रू। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि डेफिसिट क्रिएट हो जाए तो गवर्नमेंट जो है उसको अपनी फाइनेंसिंग के लिए यानी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो है वो बोरोइंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है। और बोरोइंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी तो अमाउंट ऑफ बोरोइंग जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए वो डेफिसिट क्रिएट करेगा आपके इकोनॉमी में, जिसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट। जो डेफिसिट क्रिएट होगा वो पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट की सूरत में क्रिएट होगा। और दूसरा जो एक पॉइंट है वो ये है कि जब डिक्रीज होगी एग्रीगेट डिमांड, डिक्रीज्ड एग्रीगेट डिमांड, ड्यू टू decrease aggregate demand due to decreased spending। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि नेगेटिव PSNCR क्रिएट होगा और बजट सरप्लस जो है वो आपका क्रिएट होगा। सही। तो सबसे पहले तो ये कि जब भी गवर्नमेंट को चैलेंज होगा, जब भी गवर्नमेंट चैलेंज फेस करेगी हाई इन्फ्लेशन का, तो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग का एक कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से टैक्सेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से जो रिजल्टिंग आपका जो आउटपुट आएगा वो ये होगा कि एग्रीगेट डिमांड में जो है वो एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और लोग ज़्यादा टैक्सेस पे करेंगे, जिसकी वजह से लोगों के पास कम पैसा होगा जो स्पेंड करने के लिए, राइट। और इसकी डाउन साइड इस पॉलिसी की ये होती है कि इसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि लो ग्रोथ की वजह से डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं वो लो हो जाएंगी, जिसकी वजह से बिजनेस रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा और हाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है गवर्नमेंट के लिए कि वो अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करे। और क्योंकि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर होता है, जो ज़्यादातर स्पेंडिंग होती है गवर्नमेंट की, वो पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पे होती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशन है। और अगर गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा कलेक्ट करती है और मतलब स्पेंड करने से ज़्यादा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो उसके पास एक बजट सरप्लस क्रिएट हो जाता है, जो कि नेगेटिव पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट की सूरत में होता है। नेगेटिव जब भी होगा ये, तो इसका मतलब ये है कि बजट सरप्लस जो है वो क्रिएट हुआ है आपकी इकोनॉमी में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग गवर्नमेंट की कम है और कलेक्शन ज़्यादा है, राइट। बजट डेफिसिट में कलेक्शन कम था और स्पेंडिंग ज़्यादा थी, राइट। कलेक्शन इज लेस देन स्पेंडिंग और इसमें स्पेंडिंग इज लेस देन कलेक्शन। तो इस तरह से इसको याद रखना है, ये जो पॉइंट्स हैं जिस तरह से मैंने इसको पॉइंट कर करके बताया है। तो ये है फिस्कल पॉलिसी और उसके इम्पैक्ट्स और किस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज को चेंज करती है और इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश करती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो समझना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसको इग्नोर नहीं करना है एग्जाम के लिए बिल्कुल भी। अब हमारे पास जो लास्ट पॉलिसी रह गई है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस बाय विच मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री like the central bank of currency board controls the supply of money, often targeting an inflation rate or interest rate to ensure price stability and general trust in the currency. Governments control money supply in the economy through central bank to manage its macroeconomic objectives. Money supply is controlled through interest rate. मॉनेटरी पॉलिसी ये होती है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें मॉनेटरी अथॉरिटी जो कंट्री की होता है, जैसे सेंट्रल बैंक एक मॉनेटरी अथॉरिटी है किसी भी कंट्री का और करेंसी बोर्ड का, तो वो कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ द मनी ताकि इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट को जो है वो और प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाए कि ये सब बैलेंस में है और एक करेंसी पे ट्रस्ट मेंटेन किया जाए। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को इकोनॉमी में थ्रू सेंट्रल बैंक
टू मैनेज इट्स मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। और इसी वजह से जो मनी सप्लाई जो कंट्रोल होता है किसके थ्रू होता है, इंटरेस्ट रेट के थ्रू होता है। या तो सेंट्रल बैंक जो है वो आपकी मनी सप्लाई को जो है वो कम कर देगा, या फिर इंटरेस्ट रेट्स इम्पोज किए जाएंगे जिसकी वजह से जो मनी जो सप्लाई है किसी भी इकोनॉमी में वो आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। अब किस तरह से यूज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी को, इफ एन इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम स्टैग्नेशन, यानी कोई भी इकोनॉमी जब स्टैग्नेशन या लो ग्रोथ से जो है वो गुजर रही होती है और हाई इंटरेस्ट रेट इम्पोज हो रहे होते हैं, तो सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस करते हैं ताकि इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सके। और बोरोइंग कैपिटल, यानी जब भी आप किसी से कर्जा लेते हैं वो चीप हो जाता है। चीपर कर्जे की वजह से जो इंसेंटिव है सेविंग अकाउंट्स वगैरह डेवलप करने के वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाई इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड जो है वो एज अ रिजल्टिंग फैक्टर वो अचीव होता है। इसी तरह इंक्रीजिंग ग्रोथ और ग्रोथ जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपके पास जो है वो आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई, तो अल्टीमेटली ग्रोथ आपकी इंक्रीज होगी और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी में वो रिड्यूस हो जाएगी। और इस पॉलिसी का डाउन साइड ये होता है कि इसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है। और अगर इकोनॉमी जो है वो हाई इन्फ्लेशन फेस करती है मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए, तो सेंट्रल बैंक ये डिसाइड करता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो ज़्यादा कर दे। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करने की वजह से जो कर्जा हम लेते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट इम्पोज होते हैं उसमें। और पैसे को रिटेन करना और इन्वेस्ट करना सेविंग अकाउंट्स में जो है डिपॉजिट करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत एक मुश्किल चॉइस लगती है किसी भी इंडिविजुअल को। इसी तरह ये एक रिजल्टिंग फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, लेकिन आपकी साथ साथ एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस हो जाती है। तो इन्फ्लेशन के रिड्यूस होने की वजह से पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे आता है, कि कंट्री की जो प्रोडक्ट है वो चीप होती जा रही है और इम्पोर्ट्स से ज़्यादा आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जो है वो ज़्यादा है, मतलब आपकी लेवल ऑफ इम्पोर्ट्स जो है वो कम है टू द लेवल ऑफ एक्सपोर्ट्स। और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इसी के साथ साथ डाउन साइड जो इस पॉलिसी का होता है वो ये होता है कि पॉसिबिलिटी हो जाती है कि लो ग्रोथ होगी आपकी इन फ्यूचर, क्योंकि इंक्रीज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आते हैं इस पॉलिसी को जब आप क्रिएट करते हैं। इसी तरह ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट रेट के चेंजेस की वजह से आपकी इकोनॉमी में शिफ्ट्स क्रिएट होते हैं, इंस्टेंट शिफ्ट्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में अलग अलग इम्पैक्ट आ रहे होते हैं चीज़ों के। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बहुत सारी चीज़ों के इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से आ रहे होते हैं, बहुत इंस्टेंट आ रहे होते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगा के इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना है, ताकि ये इंस्टेंट शिफ्ट से जो है वो इकोनॉमी बच सके। इसी तरह सप्लाई साइड पॉलिसी है, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी ये एम करती है कि वो एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करे इकोनॉमी में, जिसका मतलब होता है सप्लाई साइड पॉलिसी। ये पॉलिसी को अटेम्प्ट किया जाता है कंस्ट्रेंट को रिमूव करने के लिए। और कंस्ट्रेंट कौन से होते हैं, जो कि आपकी रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी पे होते हैं। जैसे लोकल पब्लिक आर रिस्ट्रिक्टेड टू फाइंड रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की जो एक प्रोडक्टिविटी है उसके कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि लोगों के पास बहुत आसानी से जो रिसोर्सेज वो चाहते हैं वो उनको ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस टू इंकरेज पीपल एंड फर्म्स टू वर्क हार्डर एंड इंकरेजिंग कॉम्पिटिशन टू एक्सपेंड आउटपुट एंड कीप प्राइसेस लो। इसका मतलब ये होता है कि टैक्स को रिड्यूस कर दिया जाए ताकि लोग और फर्म्स, यानी जो छोटे बिजनेसेस हैं और जो लोग हैं इंडिविजुअल्स हैं, वो ज़्यादा मेहनत करें और इनकरेज हो कंपटीशन, जिसकी वजह से बिजनेसेस एक्सपेंड हो और प्राइसेस जो है वो लो हो। अब सप्लाई साइड पॉलिसी के लिए एक्शन क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो ये कि टैक्स रिडक्शन हो, यानी टैक्स रिड्यूस किया जाए, कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज होती है, यानी इंडिविजुअल और छोटे लेवल की जो फर्म्स हैं वो आपकी मार्केट में आती हैं। डी रेगुलेशन, यानी रूलिंग आउट ओल्ड रूल्स, यानी जो ओल्ड रूल्स हैं कि बड़े बिजनेस जो है उससे स्टार्ट लेना चाहिए, ये सारी डी रेगुलेशन जो है वो आपकी जो है वो क्रिएट होती है। लेबर मार्केट रिफॉर्म्स, यानी ट्रेड यूनियंस जो है वो अंडर कंट्रोल में आती हैं, ज़्यादा प्रेशर कोई किसी पे नहीं देता। इसी तरह इम्प्रूविंग एजुकेशन और ट्रेनिंग और एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव होती है। रिसर्च मेथड्स और इनोवेशन जो है वो आपकी इकोनॉमी में डेवलप होते हैं। तो सप्लाई साइड पॉलिसी का ये फ़ायदा होता है। आई होप कि ये चैप्टर बहुत ईजिली समझ आ गया हो, और बिकॉज ये चैप्टर बहुत ईजी था, थोड़ा मुश्किल था, आई नो, लेकिन ईजी इस लिहाज से कि अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ के पढ़ें तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आप जो है वो अपनी इकोनॉमी में होते हुए देखते हैं। इसमें मैं पॉइंट्स ये लिखती हूँ कि लो ग्रोथ और हाई इंटरेस्ट रेट
तो इसमें क्या होगा कि आपकी इंक्रीज्ड एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी। सही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह जो इसका पॉइंट बनेगा वो ये होगा कि हाई इन्फ्लेशन हाई इंटरेस्ट रेट और ये कह सकते हैं हम कि रिड्यूस्ड एग्रीगेट डिमांड और रिड्यूस्ड इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन भी हमारी एक तरह से रिड्यूस्ड होगी। तो ये दो पॉलिसीज हैं जिनके मैंने कोई रिकैप एक तरह से उनकी हेडिंग से ऊपर ही लिख दी हैं। और इस चैप्टर के नीचे जो क्विज है 6 जो है क्वेश्चंस हैं जिनको आपको सॉल्व करके मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे सेंड करना है। और आई होप कि ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर डू आस्क मी एंड यू शुड ईमेल मी एट mariajalal786@gmail.com। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।